मेरे पिताजी की मदद से तुम लोग हमारी बस्ती के झोंपड़े तोड़वाना चाहते हो और वहाँ मेरे नाम से एक 5 स्टार होटल खोलना चाहते हो? हाँ। ये तुम्हारा मेरे लिए प्यार है या तुम्हारी खुदगर्जी? कमला। हाँ, तुमने सोचा होगा कि मुझसे शादी करके तुम सारे गरीबों की हमदर्दी हासिल कर लोगे और अब शादी के बाद तुम मेरे नाम से दौलत कमाना चाहते हो क्योंकि ये गरीब की लड़की दहेज लेकर नहीं आई। Shut up! तुम्हारी बुरी नियत का पता तो मुझे उसी दिन चल गया था जिस दिन तुमने पद्मा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। बकवास बंद कर, वरना मुंह तोड़कर बत्ती से उखाड़ दूंगा। शायद तुम ये सोच रहे हो कि मैं झोपड़ों से आई हूँ इसलिए तुम्हारा हर जुल्म सह लूंगी। कभी नहीं। आज तुम्हारे पिताजी से मैं ये पूछ कर रहूंगी कि खद्दर का सफेद लिबास पहनकर सीने में काला दिल रखकर वो गरीब जनता को कब तक धोखा देते रहे। देखिए ससुर जी, अपने बेटे का असली रूप। नीच, तुमने मुझ पर हाथ उठाने से पहले ये तो सोच लिया होता कि मैं तुम्हारी बहू हूँ। आगे एक शब्द भी मेरे डैडी के बारे में बोला तो जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। तुम क्या मुझे दफन करोगे? तुम्हें और तुम्हारी झूठी इज्जत और झूठी शान और शौकत को बीच चौराहे पर मैं दफन करूंगी। तुम्हारी गंदी सियासत को सारी जनता के सामने मैं दफन करूंगी। अगर ऐसा न किया तो मैं अपने माँ बाप की बेटी नहीं, इस धरती माँ की औलाद नहीं। बकवास बंद करती है या नहीं? ये बकवास नहीं है, ये मेरे दिल के जख्मों से बहता हुआ खून है। मैं इस MP राजशेखर के चेहरे से शराफत की ये झूठी नकाब नोचकर दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाऊंगी। जिन गरीबों के वोटों से ये लीडर बने हैं, उन्हीं गरीबों के जूतों से मार भी खिलवाऊंगी। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम मुझे मार मार के मार भी डालो ना, फिर भी मैं सच बोल कर रहूंगी। Shut up, you rascal! जो पर पट्टी की गंदगी, तेरी इतनी हिम्मत। ये तो भर गई। अब क्या होगा? अब नीचे जाकर जल्दी से मिट्टी का तेल ले आ, इसे जला देते हैं और लोगों से कहेंगे कि इसने आत्महत्या कर ली। हाँ, लेकिन डैडी हमारे घर में तो सब गैस के चूल्हे हैं, मिट्टी का तेल कहाँ से लाऊं? अबे गधे की औलाद, कार में से पेट्रोल ले आ, जल्दी कर। इंस्पेक्टर, हमें बचा लीजिए, ये लोग हमें जान से मार देना चाहते हैं। मिस्टर रघु, ये आपकी बीवी की लाश है? जी इंस्पेक्टर साहब। इनकी मौत कैसे हुई? आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? चुप रहिए दोनों, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ, बताइए। आत्महत्या खुदकुशी कर ली। ये खोटा बोलता है इंस्पेक्टर, ये दिखावे के आंसू है। ये लोग आज मेरी बेटी को चलाया है इंस्पेक्टर साहब। एक मिनट। मिस्टर रघु, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। और गणेश बाबू, आपको चलिए। आइए चलिए। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। देख तो, दीदी तुझे लेने आई हैं। बड़ी खुशी की बात है। क्यों रे, नाराज हो मुझसे? बिल्कुल नहीं, तुमने अपना फर्ज निभाया और मैंने अपना फर्ज निभाया। अच्छा, अब जेल के सामने खड़े होकर बहस करने से क्या फायदा? चलो घर चलते हैं। नहीं दीदी, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। चल, तू गुस्सा में बोल रहा है ना, मुझे मालूम है तू दीदी से बहुत नाराज है। नहीं,
आज के बाद मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा, अकेले। मतलब तुम अब इतने बहादुर हो गए हो? एक बार जेल जाकर आया हूं ना। तुम्हें अपने परिवार से दूर रहकर क्या मिलेगा? मेरे कारण तुम्हारी इज्जत को बट्टा नहीं लगेगा। अकेले रहकर मेरे अंदर जो इंसान रहता है उसे जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। तुम्हें अपने अंदर का इंसान अपने परिवार के इंसानों से ज्यादा प्यारा है। वो इंसान तो मुझे अपनी जिंदगी से भी प्यारा है। वो जिंदा है तो मैं हूं, वो मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। अच्छा बाबा, तो तुम मेरे घर चलती गाड़ी में बैठो। दीदी, जिसने अदालत में बिना डरे इतनी सख्त जबान में जवाब दिए, वो यहाँ क्या नरमी दिखाएगा? रवि, ये बात सच है कि मैं तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी मां नहीं, लेकिन तुम्हें मां का प्यार देकर बड़ा करने वाली तुम्हारी दीदी जरूर हूं। और इसी नाते तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें सजा देने का और तुम्हारी अच्छाइयों के लिए तुम्हें प्यार करने का मुझे पूरा हक है। ये नहीं भूलना। हाय रवि। हाय। चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चलो। रवि। अरे दीदी, ये वही लड़की है ना जिसने उस दिन भरी अदालत में ये कहा था कि रवि ने उसकी जबरदस्ती पप्पी ली? लेकिन दीदी, उसके बाद तो रवि जेल चला गया, फिर ये उसको कहाँ मिली? दोनों में प्यार कब हुआ? मेरा तो माथा घूम गया। ये आजकल की लड़कियों पर तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। नहीं, ये झूठ है। मैंने अपनी मर्जी से कमला से शादी की थी, फिर मैं उस देवी की कैसे हत्या कर सकता हूँ? ये मेरे खिलाफ साजिश है। ये नालायक, एक तो बेरहमी से मेरी बेटी का खून किया और ऊपर से दुनिया के सामने मगरमच्छ सरी का आंसू गिराकर बचना चाहता है। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर रघु, तुमने सब इंस्पेक्टर सोहन को यह बयान दिया कि जब तुमने अपनी पत्नी की चीख सुनी तो तुम फौरन किचन की तरफ दौड़े, राइट? हाँ। उस वक्त तुम कहां थे? हॉल में। तुम वहां अकेले थे या कोई और था तुम्हारे साथ? मेरे पिताजी थे मेरे साथ में। तुमने एफआईआर में तो कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। नहीं, मेरे पिताजी वहां बिल्कुल नहीं थे। मैं बिल्कुल अकेला था। लेकिन अभी अभी तो तुमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ थे। मैं जिस वक्त अपने पिताजी से फोन पर बात कर रहा था, उस वक्त मैंने चीख सुनी थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। ओहो, तो तुम ये कबूल करते हो कि जिस वक्त तुमने चीख सुनी तुम उसके बिल्कुल करीब थे, तो तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? पथरा क्यों गई? तस्वीर खिंचवा रही हो क्या? या पिछली जिंदगी की तस्वीरों को याद कर रही थी? अरे अपना सगा पति और सगी बेटी होने के बावजूद ये लावारिस बेसहारों की तरह जिंदगी गुजार रही हो। पुरानी यादें तो सताएंगी ही। मेरी बच्ची कैसी है? अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, मगर तुम्हारा छोड़ा हुआ पति, ये हाल है उसका। अरे होना तो ये चाहिए था कि इतनी बड़ी जज का पति होने के नाते तुम्हारे आलीशान बंगले में रहता, तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे साथ ठाठ से बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी जीता। मगर देखो, पुराने कपड़े पहनकर सस्ती सी सिगरेट पीकर जिंदगी काट रहा हूं। मेरी बच्ची कहाँ है? तुम्हारे साय से बहुत दूर है। उससे मिलने को मन करता है ना? हाँ, तुमने उसे अपनी कोख से जन्म जो दिया, माँ के दिल के प्याले से ममता तो छलकेगी। मिलाऊंगा, जरूर मिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। तुम्हारी अदालत में कत्ल का एक केस चल रहा है कि एमपी राजशेखर के बेटे ने अपनी बीवी को जान से मार डाला। तुम्हें सिर्फ ये फैसला करना है कि उसने वो कत्ल नहीं किया। तुम्हारी मांग में ये चमकता हुआ सिंदूर, तुम्हारे जिस्म पर यह खूबसूरत रंगीन साड़ी आज इसलिए है कि तुम्हारा पति यानी कि मैं अभी जिंदा है।
इसलिए अपने सुहाग को, अपनी शान और शौकत को जिंदा रखने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। करोगी तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी सुधर सकती है, और नहीं तो तुम अपनी बेटी की शक्ल जिंदगी भर नहीं देख सकोगी। इतने साल बीत जाने पर भी तुम्हारा ये रवैया नहीं बदला। जहरीले नाक के दांत उखाड़ दिए जाएं, तो भी वो डसने की कोशिश जरूर करेगा। तुम तो मुझे एक बार इस तरह डस चुके हो कि मेरी जिंदगी तबाह हो गई, सब कुछ लुट गया। उस जहर का असर उतारते उतारते बरसों गुजर गए। मैं बेजान सी होते हुए भी जी रही हूँ। आज तुम फिर डसने आए हो। मेरी बेटी के लालच में मुझसे कानून और इंसाफ का खून करवाना चाहते हो? हरगिज नहीं, मैं गलत फैसला कभी नहीं करूंगी। ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं। एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो। अगर मैंने ठान ली तो जिंदगी भर तुम अपनी बेटी की तस्वीर भी नहीं देख सकोगी। गेट आउट ऐसे। गेट आउट मत करो। मैं बड़ी हरामी चीज हूँ, किसी का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। अरे अरे अरे, बस करो बस करो बस करो। क्यों तकलीफ देती हो चपरासी को? मैं खुद जाता हूं। तुम औरत नहीं, पत्थर पत्थर, समझी? मैंने तुझे क्या करने के लिए भेजा था और तू क्या करके चला आया? मैंने तुझे मामला सुलझाने के लिए भेजा था और तूने जज को भड़काकर मामले को और भी उलझा दिया। एक बात बताओ मदन बाबू, तुम्हारी पत्नी ने तुमको छोड़ा क्यों यार? अरे इस वक्त ये बात पूछने की है क्या? जिस तरह तेरी पत्नी ने तेरी टांग तोड़ दी, उसी तरह इसकी पत्नी ने इसको छोड़ दिया। ये सब अपोजिशन वालों की उड़ाई हुई बातें हैं। अब आप भी इस पे विश्वास करते हैं तो मेरे सीने में सुइयां चुभने लगती हैं। मेरी टांग मेरी पत्नी ने तोड़ी थी। मेरी टांग तो आजादी की जंग लड़ते हुए टूटी थी। अरे जा जा, मुझसे बंडल मत फेंक। मैं तेरे को अच्छी तरह जानता हूँ। आजादी की लड़ाई के वक्त तू दारू की दुकान के सामने सीख कबाब बनाया करता था। मैं भूला नहीं। और मैं भूल गया हूँ क्या? तुम भी चड्डी बनियान पहन के उसी दारू की दुकान में चना बेचा करते थे। हाँ। खामोश, मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और तुम हिस्ट्री दोहरा रहे हो। अरे घबरा मत, मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जो तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर देगा। कौन है वो? आपसे भी ज्यादा लुच्चा। नाम क्या? किंग कॉन्ग। नमस्ते जी। ये आंखें फाड़ फाड़ के तुम लोग अपन को क्या देख रहा है? अजी कुछ नहीं, हम तो समझे थे कि किंग कॉन्ग 7 फुट का आदमी होगा, 400 केजी वजन, 80 इंच की छाती, मोटे मोटे दंत और बड़ी बड़ी मूछें। लेकिन आप तो बिल्कुल दुबले पतले निकले। पतली तो तलवार भी होती है, लेकिन जब मयान से बाहर निकलती है तो दूसरे की गर्दन काट के ही वापस अंदर जाती है। ये अड्डा अपुन का मयान है और अपुन इसकी तलवार है। लेकिन जब अपुन बाहर निकलता है तो दूसरा सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाता है। सर 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 सर, उस मर्डर केस के लिए हमने जो गवाह भेजा था वो भाग गया। हरामी साले! थोड़ी तो तमीज होनी चाहिए ना। जब दो बड़े आदमी आपस में बात कर रहे थे तो कुत्ते की तरह बीच में आके बकबक करने लगा। ए साले जान! आया भाईजान। इस हराम खोर को किसी अस्पताल में जाकर फेंक दो, और अगर बच गया तो इसके हाथ में 10,000 रुपए थमा देना और कहना कि आइंदा अपन को शहर में कभी नजर नहीं आए, और अगर मर गया तो इसकी फैमिली को 25,000 रुपए देकर सेटलमेंट कर लेना। चल फुट। बताइए आप लोगों का क्या केस है? जी वो 1 गिलास पानी मिलेगा। छी 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 छी, सुबह सुबह और पानी। दारू पियो, दारू। दारू? हाँ दारू। पी लो सर, पी लो। झूठा है। अरे पी लो, नहीं तो ये आदमी समझेगा हम लोगों को तमीज नहीं है और गिलास तोड़ के हम लोगों के पेट में घुसड़ देगा। पियो। अब बोलो क्या लफड़ा है तुम्हारा? जी वो मेरे बेटे ने अपनी पत्नी का खून कर दिया है। तुम्हें? हाँ जी। उसका कहीं टांका भिड़ा हुआ था क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो सीता थी, सीता। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इस देश में आजकल हजारों में एक सीता पैदा होती है और तुमने ऐसी पतिव्रता औरत को जान से मार डाला। थू! निकलो यहाँ से कुत्ता, निकलो, फट!
सर सर किंग कॉन्ग साहब, इसने उसे जानबूझकर नहीं मारा। पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया था, उसने जरा सा धक्का लगाया कि वो टेबल से टकराकर मर गई। हाँ सर, और इसी बात को लेकर अपोजिशन पार्टी के लोग अखबार वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ उस्ताद, वो राजनीति में हम लोगों को लंगड़ा बनाने के चक्कर में। ऐसे नाजुक मौके पर आप ही हमें भगवान का अवतार नजर आए हुजूर, तो सीधा उसको हमने जमानत पर छुड़ाया और आपके कदमों में हाजिर हो गए। ये तो सुनते ही नहीं। ए ढक्कन, आइए आइए आइए। अपुन तुम्हारा केस टेकअप करता है। जी जी सर, हमें बड़ी खुशी हुई। अब आप बाहर चलकर उस जज से मिलकर हमारा मामला सुलझा दीजिए। बाहर? अपुन अगर बाहर निकलेगा तो कयामत हो जाएगी। या तो अपुन का मर्डर हो जाएगा, नहीं तो सामने वाले का मर्डर हो जाएगा। मर्डर्स, ऑल मर्डर्स, खूनम खून लालम लाल। लेकिन सर, हमारे केस का क्या होगा? अरे ये केस अपुन के ऊपर छोड़ो तुम। ए साले जा। आया भाईजान। सर वो रावण के औलाद को लेकर आओ। आज से ये तीनों तुम्हारे गोद लिए हुए बेटे हैं। इनका खाना पीना सोना होना सब तुम्हारे ऊपर। मगर ये पनिशमेंट कैसी? पनिशमेंट नहीं, सेटलमेंट। वो जज खुद तुम्हारे बेटे को लेकर तुम्हारे घर पर आएगी और बोलेगी, एमपी साहब ये लो तुम्हारा बेटा, केस खलास, फिनिश। और अब तुम लोग बेफिक्र होकर यहाँ से फूट लो। हे, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? अरे देखो, मैं जज सुमित्रा देवी का भाई हूँ, मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ ना, क्या नाम है तुम्हारा? अरे ये बेचारी क्या नाम बताएगी, गूंगी है। भगवान ने इसे सब कुछ दिया पर आवाज देना भूल गया। ये यतीम और गरीब है, इसीलिए तुम्हारी दीदी ने इसे काम पर रख लिया। चल बेटी, पिछवाड़े चलकर मसाला पीसेंगे, आजा चल। गूंगी लड़की। इस बार दिवाली के कपड़ों ने मेरा तो दिवाला निकाल दिया। 10,000 की टांग दे गए। अजी अपने बीवी बच्चों के लिए तो खर्च किया है, किसी और के लिए नहीं। मुझे उस बात का दुख नहीं है, दुख है तो इस बात का कि जब मैं एमएलए था तो सब कुछ मुफ्त में मिल जाया करता था, कोई चीज खरीदनी नहीं पड़ती थी। अब सब कुछ खरीदना पड़ रहा है। कुर्सी भी टांग दे गई। जा तू पानी लेकर आ। तू जाना ऐसे जाना। बेचारा दुकान वाला मुझे शरीफ समझा, मैंने उसको 1000 रुपए की टांग दे दी। मैं चोर नहीं हूँ। कौन है? कौन है? मैं आ रहा हूँ, अभी आया, आ रहा हूँ रे। कौन है? सुनते हो, रसोई में कोई चोर छिपा है। पिताजी आप ऐसा कीजिए, अंदर जाके फौरन चोर को पकड़ लीजिए। नहीं बेटी, ऐसे मौके पे जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। तू एक काम कर, तू उस चोर को पकड़ के रख, मैं मेरी पिस्तौल लेकर आता हूँ। अच्छा। तू खड़े खड़े क्या मुंह देख रही है? क्या पुलिस को बुला लिया? ए चोर, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ, मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हें मारूंगी। आखिरी बार कह रही हूँ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना। चोर मिल गया? मिल गया पिताजी। क्या कर रहा है? मुझे लूट रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये घर लूट सकता है मगर तुझे कोई नहीं लूट सकता। मैं आ रहा हूँ। मगर उसको पकड़ के रखा है ना? हाँ पकड़ के रखा है, एकदम कस के। एकदम कस के पकड़ रखा है। पहले सियाना बनता है, सिर फोड़ दूंगा। घूम इधर। तुम आपका दामाद। ये कहाँ से निकाला? लो, हाँ? मैं ये लेके जा रहा हूँ। ये लड्डू का नहीं है। पकड़ो चोर चोर। अरे तू क्या कर रही है? पकड़ो उसको। चोर चोर पुलिस पकड़ो। अरे कोई भी नहीं है।
के बाद जब शोफर दरवाजा खोले तो लगना चाहिए कि पार्टी सॉलिड है। आओ पूजा, चले। हाय मिस्टर दीपक। हेलो सर। हाय दीपक। हाय लाली। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? आइए मैं आपको पैलेस दिखाता हूँ। आइए आइए, रामा रामा क्या पैलेस है। मैं एक्सक्यूज मी दीपक जी, मैं इनको पैलेस दिखा दूं। आइए भाभी जी, आइए आइए। सुना है केपी साहब ने यह महल अपनी महबूबा की पसंद से बनवाया था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए भाभी जी, उस बेचारी की शादी कहीं और हो गई। रामा रामा। जब हॉल में एंटर करें तो राज कपूर की फिल्मी सेट की तरह सीढ़ी जानी चाहिए ऊपर। अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाभी जी, ऊपर जाके देखिए, बहुत सी कमाल की चीजें हैं देखने लायक। रामा रामा। ताज के नीचे तो सिर्फ मुमताज है, लेकिन इस शीश महल में कई राज दफन है पूजा जी। घबराइए नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। रामा रामा। पूजा दीपक बाबू बाहर आपको ढूंढ रहे हैं। रामा रामा। अब मैंने कुछ नहीं देखा भाभी जी। रामा रामा। रामा रामा। रामा रामा। पूजा, अरे तुम ऊपर थी, मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा था। देख लिया महल? क्या हुआ पूजा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं तो। ये परेशान नहीं है, महल को देख के थोड़ी हैरान है। रामा रामा। आओ चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें केपी साहब से मिलाता हूं। रामा रामा। सर आप जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरी गम भरी जिंदगी का चलो एक और साल कम तो हुआ। जिंदगी की उम्र इनके दुश्मनों की कम हो। मैं तो कहता हूं भाइयों, इस महफिल की उम्र भी इनको लग जाए। क्यों रामा रामा?
पूजा, ए पूजा, अरे पगली, इसमें तेरा क्या कसूर था? तू क्यों रो रही? मैं जानता हूं पूजा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे सिवा कोई तुम्हारे ख्याल में भी नहीं आ सकता। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जिस आदमी को कल तक मैं एक देवता समझता था वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आज ही उसकी नौकरी छोड़ दूंगा, लौटा दूंगा उसकी दी हुई बंगले और गाड़ी की चाबियां। किसी शैतान की दी हुई सौगात से किसी इंसान की दी हुई खैरात ज्यादा अच्छी है। कल रात को जो कुछ भी हुआ, मास्टर, मुझे इस बात का बहुत अफसोस। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। एक काम करो, तुम जाके उससे माफी मांगो। माफी? हाँ। अगर तुमने उससे माफी मांगी तो उसकी नजरों में तुम्हारा कद और ऊंचा हो जाएगा। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी? क्यों नहीं करेगी? सिर्फ तुमने उससे प्यार नहीं किया था, उसने भी कभी तुमसे प्यार किया था। वो तुम्हारी भावनाओं को जरूर समझेगी। हाँ। कल रात जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। दरअसल कल मैं अपने अतीत के उस टूटे हुए मंदिर में चला गया था जहां कभी मैं किसी पूजा की पूजा किया करता था। तुम्हारा अतीत, मेरा आज और मेरा मुस्तकबिल दोनों बिगाड़ देगा। तुम एक मैकेनिक थे ना? एक मैकेनिक बिगड़ी हुई को बनाता है, बनी को बिगाड़ता नहीं। प्लीज मेरी गृहस्थी तबाह मत करना। पूजा, किस अतीत की बात कर रहे हो तुम? मुझे देखकर तुम्हें तुम्हारा अतीत याद आया? मेरी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र, ये क्यों नहीं नजर आया तुम्हें? तुम ये क्यों भूल गए कि अब मैं तुम्हारी पूजा नहीं बल्कि किसी की पत्नी हूँ? कल रात जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी ख्वाहिश थी। तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पाने की हसरत जिंदा है। तुम मेरे पति, मेरे घर पर इसलिए मेहरबान हो ताकि उसकी आड़ में तुम मुझ तक पहुंच सको, लेकिन अब मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हूँ। अब तुम मुझे इंसान तो दूर, देवता बनकर भी हासिल नहीं कर सकते। कभी नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं। मैं अपनी कल की गलती के लिए पूजा से माफी मांगने आया था। वाह, माफी भी बहुत खूबसूरत बहाना है दूसरी मुलाकात का। मैंने अपना इस्तीफा और तुम्हारे दिए हुए बंगले और कार की चाबियां तुम्हारे दफ्तर में छोड़ दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम मेरी बीवी की तरफ नहीं देखोगे। दीपक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें नौकरी तुम्हारी डिग्री देखकर दी थी, तुम्हारी बीवी देखकर नहीं। मिस्टर कृष्ण प्रसाद, इस वक्त मेरे घर में मेरी बीवी के सिवा और कोई नहीं है। जब तुम भीड़ में सबके सामने उसे किस कर सकते हो तो अकेले में। दीपक, तू मुझे उन गरजमंदों में से मत समझ जो नौकरी और प्रमोशन के लिए अपनी बीवी का गलत इस्तेमाल करके उसे रुलाते हैं। मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन मेरी आन मेरी आबरू से बड़े नहीं। मैं तुझे इस कदर जलील कर दूंगा कि तू किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, समझे? तुम मेरे पति, मेरे घर पर इसलिए मेहरबान हो ताकि उसकी आड़ में तुम मुझ तक पहुंच सको।